हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग बात करेंगे द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 पे। हम लोग इससे पहले 12 लेक्चर किए हैं और दिस वन इज़ द लेक्चर 13। हम लोग सारी एक्ट को एक एक करके पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु इज़ सेइंग दैट द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके जो रीज़न है वो ये है कि अभी आपको एक जो 2019 में एक कोड वेज जो है, कोड ऑन वेज है ना, 2019 ये आई हुई है। और ये जो एक्ट आई है उसमें चार एक्ट थे जो पहले थे, ठीक है ना, उनको सब्ज्यूम कर दिया गया है, दो सबको सम्मिलित कर लिया गया है। तो उसमें कौन कौन से एक्ट थे? एक पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कौन से 1936 था, और एक जो आपको थे वो मिनिमम वेजेज एक्ट था। तो हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पढ़ चुके हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। इसमें एक थे आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये भी हैं इसमें, बोनस एक्ट 1965। और एक जो थे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये 1976। तो ये चार एक्ट को सब्ज्यूम करके बनाया गया है कोड ऑन वेजेस 2019। तो अब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट कोड एंड न्यू वेज कोड पढ़ लें, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। द बेसिक थिंग इज़ दैट कि ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे जो इससे पहले जितनी भी एग्जाम हुई है, ठीक है ना, तो उसमें जो है सो द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 से क्वेश्चन पूछे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अराउंड 13-15 क्वेश्चन हमारे पास में है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वेरियस एग्जामिनेशन में। नाउ द थिंग इज़ दैट कि अगर आप ये हम लोग इसमें 5 से 10 मिनट में अगर हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि द मिनिमम वेजेज एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न थी, तो दो चीज़ फ़ायदे आपको होंगी। पहली तो ये फ़ायदे होंगे कि ये पढ़ने पे आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग PYQ सेशन में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि इस टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो सेम टाइप के क्वेश्चन जो आपको कोड ऑन वेजेज, जब हम लोग पढ़ेंगे कोड ऑन वेजेज 2019 का जो हम लोग लेक्चर करेंगे, तो उस समय क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि ठीक है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस पे आप जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज पे आपने क्वेश्चन देख लिया, इस टाइप के पूछते हैं, ठीक है। मिनिमम वेजेज एक्ट पे 1948 पे आप अभी देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब हम कोड ऑन वेजेज 2019 पढ़ेंगे तो उस समय आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना था, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, जो पहले पूछे हुए थे जब मिनिमम वेजेज एक्ट पे या पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पे, ठीक है। बस डेटा चेंज होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होंगी। तो इसलिए हम लोगों को मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए, और इससे पता भी चलेगा कि क्या चेंज हुआ है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि नया क्या हुआ है तो भी आप बता सकते हो। तो इसमें 5 से 10 मिनट अगर आप टाइम लगाते हो तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो हम इस पर 10 मिनट ये कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि 1948 में आया था। कम से कम एक तो यही क्वेश्चन बन जाती है कि अगर आपसे पूछा जाता है, चार दे दिया कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इसमें कौन पहले आया था या कौन सबसे लेट आया था, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग मिनिमम वेजेज एक्ट पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोड ऑन वेजेज 2019, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एट दैट टाइम हमारे पास हमें ये पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस समय हम आपको कंपेयर करके बता देंगे। तो आप 8-10 मिनट की जो ये वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। एंड इस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देखें, एंड जब हम कोड ऑन वेजेज 2019 करेंगे तो वहाँ पे इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। इसकी PDF हमने पहले ही टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, तो आप वहाँ पे जा करके ये 10 मिनट की वीडियो आप अगर 5 मिनट PDF पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि मिनिमम वेजेज एक्ट जो थे वो आई क्यों थी, ठीक है। तो सिंपल सा है कि मिनिमम वेजेज एक्ट आया था इसलिए कि जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं, है ना, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनकी वेज को फिक्स करना। क्योंकि अगर आप वेज फिक्स नहीं करोगे तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्री वाले हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं पैसे, ठीक है। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इसको क्यों बोलते हैं वो आगे हम लोग देखते हैं, है ना। दूसरा चीज़ क्या था कि पीरियोडिकल रिवीजन, कि मतलब एक बार आज हमने वेज कर दिया बट इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो फिर जो है सो समय पे कितने टाइम पे आपको रिवीजन करनी है, इसके बारे में इसमें बताया गया हुआ है। दूसरी पेनाल्टी, अगर मान लेते हैं कि इस एक्ट को कोई नहीं मानता है या कोई कम पैसा देता है, जो वेज हमने फिक्स किया गवर्नमेंट ने उससे कम देता है, तो उसको पेनाल्टी कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसके लिए एक बॉडी है एडवाइजरी कमेटी, और एडवाइजरी बोर्ड की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है और उसमें कौन हो सकते हैं चेयरमैन, ठीक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट।
ये पूरे इंडिया में वैलिड है। ओके, अब इसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वो होता है, आप नॉर्मली याद रखिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि जो हमारा ये एक्ट है उसके अंदर कुछ शेड्यूल है, ठीक है ना। सो द एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो शेड्यूल दिया हुआ है, जो शेड्यूल 1, 2 करके दिया हुआ है, उसमें जो जो दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट के लिए ये है। तो जनरली जिसमें जितनी काम दी हुई है उसमें वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो आप इतना याद रखिए। नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसमें इस एक्ट के मतलब क्या होगा, में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा। देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी अथॉरिटी, कब होगी, जब रेलवे या उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, या कोई भी ऐसा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में हो रही हो, या आपको माइन का हो, या ऑयल फील्ड का हो, या मेजर पोर्ट हो, है ना, या कोई भी कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई होगी, तो उसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी हर केस में स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें वेज की डिफिनीशन दी हुई है। तो वेज की डिफिनीशन दी हुई है कि सारे रिम्यूनरेशन जितने पैसे मिलते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे आप चाबासी दे रहे हो, है ना, तो वो आपको वेज में नहीं आएगा, है ना। सो वो चीज़ें जो आपको पैसे की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, जैसे एनी हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ये सब अगर देते हैं तो वो सब नहीं होगा वेज में इंक्लूड, ठीक है। एनी अदर अमेनिटी, बाकी भी कुछ अगर सर्विस एमेनिटी, कोई भी सामान अगर आप दे रहे हो कुछ भी, ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन फंड में, तो वेज में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। कोई ट्रैवलिंग अलाउंस जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है या ट्रैवलिंग कंसेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो वेज में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो आप कहीं पे जाने के लिए आप उसको पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपको वेज में नहीं होंगे। जैसे हाउस एकोमोडेशन, अगर आप कहीं जा रहे हो, देखो हाउस रेंट अलाउंस क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक फिक्स कर दिया कि हाउस रेंट अलाउंस इतना होगा, क्लियर। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपको कहीं से फैक्ट्री के अंदर में आपको रख रहे हैं, दैट्स तो उसमें उसकी पैसे वेज में हम लोग नहीं करेंगे, क्लियर। नाउ अब मान लीजिए आपको 15,000, मान लीजिए कुछ 10,000 रुपये हाउस से रेंट अलाउंस दे रहा है, ठीक है, तो 10,000 दे रहा है तो वो वेज में हो जाएगा। बट अगर मान लेते हैं कि आपको घर दे रहा है फैक्ट्री के अंदर में, दैट्स नॉट अ वेज। अब क्या है, एनी सम पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल, अगर कुछ स्पेशल एक्सपेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि उसका जो काम है, उसका काम है जगह जगह जाना, तो उसके लिए आपको खाने का पैसा देना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो वो जो हो जाएगा आपको जैसे उसको ट्रैवलिंग के पैसे देने हो जाएंगे, तो वो जो जैसा उसका वर्क है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पैसा देते हैं तो वो वेज में नहीं होगा। और ग्रेजुइटी जो अगर आप डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी होती है तो वो जो होता है वो भी वेज में नहीं होगा। तो आप इतना याद रखिए। अब इसमें क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो वेज फिक्स करता है, किसका, जो शेड्यूल में जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट लिखी हुई है कि ये सब काम के लिए आपको ये एक्ट वैलिड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कर सकता है कि मिनिमम कितना टाइम है या कितना पीस ऑफ वर्क है, मतलब 5 काम करने के लिए इतना, या कोई भी चीज़ 5 चीज़ बनाने के लिए इतना, ऐसा कुछ कर दे, या इतना टाइम करने के लिए तो टाइम वर्क रेट दे सकता है, या पीस वर्क रेट, ये गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है कुछ भी। या मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन कितना देना ही पड़ेगा, है ना, या ओवर टाइम रेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है सो फिक्स करती है कौन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या है, जो फिक्स या रिवाइज जो मिनिमम रेट होता है जो सेक्शन 3 में दिया हुआ है, सेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो उसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि इसमें कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए बोले कि ये एम्प्लॉयमेंट हजार्डस है, इसमें आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये नॉर्मल वर्क है तो इसमें ऐसे पैसे, तो ऐसे भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे भी वेज फिक्स कर सकती है। या डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क्स इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लीजिए कि अगर किसी केमिकल कंपनी में, अब केमिकल कंपनी में कोई ऐसा भी हो सकता है जो अकाउंट का वर्क देखता होगा और कोई हजार्डस काम करता होगा, तो हजार्डस वाले को थोड़ी ज़्यादा सैलरी, और जो अकाउंट पे बैठता है उसको थोड़ा कम सैलरी, क्योंकि उसकी सेफ है ना। तो डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट कर सकता है, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट पैसे कर सकते हैं, वेज कर सकते हैं, या एक ही एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको 2 तरह की वेज भी कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एडल्ट है तो इसको इतने पैसे, एडोलसेंट है तो उसको कम, चिल्ड्रन को ज़्यादा, अप्रेंटिस को इतना, वो फिक्स कर सकते हैं। या लोकलिटीज़ भी है कि इस लोकलिटीज़ में जैसे कि अगर आपको मेट्रो सिटीज़ हैं तो इसमें इतने पैसे हैं, या कहीं पे विलेज है तो वहाँ पे कम, क्योंकि खर्च के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। घंटे के अनुसार से कर सकती है, डे के अनुसार से कर सकती है, या मंथ के अनुसार से भी कर सकती है, या और भी कुछ चाहे कि 2 मंथ 1.5 मंथ, तो उसके अनुसार से भी सेंट्रल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। नाउ मिनिमम रेट ऑफ वेज क्या होगा,
तो मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स कौन करेगा या रिवाइज करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा? एक बेसिक रेट होगा और स्पेशल अलाउंस होगा। ठीक है ना, वो स्पेशल अलाउंस हो सकता है कि कुछ इंटरवल पे मिलता हो, है ना। इसके बाद बेसिक रेट, उसके साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या कुछ कंसेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, है ना, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि आपको देनी पड़ेगी। ना व्हाट इज द प्रोसीड्योर? ठीक है ना, तो प्रोसीड्योर क्या है कि गवर्नमेंट जो है सो कोई कुछ कमेटी बना सकती है या उसकी सब कमेटी बना सकती है ना, जो इंक्वायरी करेगी और एडवाइज करेगी कि भाई इतना पैसा, अब महंगाई बढ़ गई है तो आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा दो। और उसको क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करेगा, उसको ऑफिशियल गजट में उसको अनाउंस करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो ये प्रपोजल को हमने मानी है और ये प्रपोजल जो है सो इस डेट से स्पेसिफाई होगा। लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन होगी उससे 2 महीने, है ना, कम से कम टाइम देनी पड़ेगी। मतलब जो डेट दिया जाएगा कि इस दिन से वैलिड होगा वो मिनिमम 2 मंथ होगा। 2 मंथ से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लोगों को फिर उसको चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर। अब मान लेते हैं जैसे मान लीजिए कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रपोजल, अगर मान लीजिए वो चाहता है गवर्नमेंट कि मिनिमम रेट को, वेज को क्या करना है, रिवाइज करना है, तो उसको एडवाइजरी बोर्ड से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। क्लियर। अब एडवाइजरी बोर्ड कौन होगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप समझ गए कि सेंट्रल एक्ट से कुछ बना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, एडवाइजरी बोर्ड एक बनाएगा। ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, जो कमेटी है, सब कमेटी है, उसकी जो भी वर्क होगी, जो उसने डिसाइड किया होगा उसको देखेगी और फिर उसके डिसीजन लेकर के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करेगी। ठीक है। अब एक बनाई जाएगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। अब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम होगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को वेज को फिक्स करने या रिवीजन करने में मदद करेगा। ठीक है, क्लियर। अब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड या कमेटी या सब कमेटी, उसमें कैसे मेंबर होंगे? अब इसमें क्या है कि कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगे, उसमें एम्प्लॉयर के भी लोग होंगे और एम्प्लॉई के भी लोग होंगे, है ना। अब इसमें क्या है, लेकिन दोनों के नंबर समान होने चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन को, ना एम्प्लॉयर के हो ना एम्प्लॉई के हो, है ना, वो उसमें हम लोग मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। जितने टोटल मेंबर है, मान लेते हैं 3 एम्प्लॉयर का हुआ और 3 एम्प्लॉई के हुए, तो टोटल 6 मेंबर हुए। ठीक है, तो टोटल मेंबर जो होंगे वो उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 9 नंबर अगर मान लीजिए हम रखते हैं, ठीक है, तो 3 हो सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप बात को, कि 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है टोटल मेंबर के। और उसी में से एक इंडिपेंडेंट पर्सन को चेयरमैन बनाया जाएगा। वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड द चेयरमैन। क्लियर। तो ये हो गया। अब अथॉरिटी क्या है? अब इसमें जो चेयरमैन होंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो किसी भी कोई कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन को, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैसे एम्प्लॉई जो लेबर कमिश्नर हो किसी रीजन के, मतलब रीजनल लेबर कमिश्नर, या ठीक है ना, या किसी स्टेट गवर्नमेंट की नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, से कम के रैंक को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, जो अथॉरिटी बनेंगे। क्लियर। या कोई ऐसी ऑफिसर जिसकी एक्सपीरियंस सिविल कोर्ट के जज के हो या स्टैट्यूटरी मजिस्ट्रेट को हो, उसी को आप बना सकते हैं। वही डिसाइड करेगा जितनी भी क्लेम होगा, जो जिसमें कि मिनिमम रेट दिया जा रहा होगा, है ना, मिनिमम रेट ऑफ वेज जो है उससे कम पैसा दिया जा रहा होगा, तो ठीक है, या ओवर टाइम का पैसा कम दिया जा रहा होगा। तो अब मान लेते हैं कि जो एम्प्लॉई होगा, या तो खुद वो जाएगा, ठीक है ना, एम्प्लॉय खुद से जाएगा, या उसका लीगल प्रैक्टिशनर जाएगा, या कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर जाएगा, है ना, राइटिंग में, और या कोई इंस्पेक्टर जा सकता है ना, या उसके परमिशन पे, इंस्पेक्टर के परमिशन पे कोई भी आदमी जा सकता है। किसके पास? द ऑथोरिटी, है ना। और जो ऑथोरिटी होगा उसको क्या करना है, 6 महीने के अंदर में, जिस दिन 6 महीने के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आज आपको प्रॉब्लम हुआ, तो विद इन 6 मंथ आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और विद इन 6 मंथ वो इंक्रीज भी हो सकता है अगर आप एक वैलिड रीजन दोगे कि हाँ, इस कारण से हम इस 6 महीने में नहीं आ पाए थे, जैसे कोविड हो गया जिसके कारण से हम नहीं आ पाए थे, तो आपको हो सकता है कि जो अथॉरिटी हैं, है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जो भी अथॉरिटी की डायरेक्शन होगी वो फाइनल होगी। और जैसे मान लेते बहुत सारे एम्प्लॉय का पैसा काटा गया है, तो एक सिंगल एप्लीकेशन बहुत सारे एम्प्लॉय के बिहाफ में दिया जा सकता है। अब पेनाल्टीज भी है। अगर मान लीजिए कि मिनिमम रेट ऑफ वेज जो फिक्स किया गया है उससे कम दे रहा है ना, तो क्या होगा, या इसके जो भी एक्ट हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, उसके किसी भी रूल को, किसी भी उस एक्ट को क्या कर रहा है, कंट्रावेन कर रहा है, मतलब उसको तोड़ रहा है, तो उसको 6 महीने तक की जेल, है ना, और 500 रुपये तक की फाइन, या दोनों मिल सकती है।
कोई भी कोर्ट खुद से इस मैटर को नहीं लेगा जब तक कि आप कोई बंदा कंप्लेन ना करेगा, और वो भी कंप्लेन कितने दिन में होना चाहिए, 6 महीने के अंदर में, जब वो काम जो कंप्लेन होता होगा। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। और मिनिमम वेजेज कोड जो कोड ऑन वेज, इसमें डिटेल में हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। जो कोड ऑन वेजेज 2019 हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने जो मिनिमम वेजेज एक्ट में ये सब पढ़ी हैं और इसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसमें, ठीक है ना, मिनिमम वेजेज एक्ट पे नेक्स्ट वीडियो में, उस क्वेश्चन को हम लोग कोड ऑन वेजेज 2019 के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। सो थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड on Minimum Wages Act 1948. So thanks for watching.